गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आप लोगों को भौतिक विज्ञान कक्षा 12 जो है यूपी बोर्ड की जो परीक्षा होने वाली है परसों सोमवार को, उसके लिए महत्वपूर्ण जो विस्तृत प्रश्न उत्तर हैं उनको जो है हम लोग उठाएंगे। तो विस्तृत रूप से जानकारी आपको ऑलरेडी जो है इसी चैनल पे प्रोवाइड कराई जा चुकी है, मगर जो तेज यानी कि बहुत तीव्र गति से फास्ट रूप से रिवीजन कैसे किया जाए इन प्रश्नोत्तरों का, अब एक ही दिन का केवल गैप है तो उसी हिसाब से आपको बताया जाएगा। बाकी जो है विस्तृत रूप से जानकारी पाने के लिए आप जो है हमारे चैनल पे आ सकते हैं। तो देखते हैं उसी क्रम में जो पहला प्रूफ है, अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जो अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें क्या लिखेंगे कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जो कि प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी देख रहे हैं हम लोग 12 है और द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर अक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P है जहां पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो दाईं ओर हमेशा प्लस क्यू रखेंगे और बाईं ओर हमेशा माइनस क्यू रखेंगे। तो प्लस क्यू से P की दूरी हम लोग देख रहे हैं R माइनस L और माइनस क्यू से P की दूरी हम लोग देख रहे हैं तो R प्लस L है। तो इसी हिसाब से थ्योरी जो है देख लेंगे, शॉर्ट रूम में कैसे तैयार करें देखते हैं हम लोग। तो लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो E1 इक्वल टू होगा 1/4πε0 क्यू बटे दूरी का स्क्वायर होता है तो प्लस क्यू से P की दूरी हमारी R माइनस L है। इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण P पर लिख लेंगे हम लोग तो वो E2 हो जाएगा। अब चूंकि लिख देंगे P पर परिणामी तीव्रता तो E बराबर सूत्र लगा देंगे E1 और माइनस E2। तो E1 की वैल्यू है 1/4πε0 क्यू बटे R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/4πε0 क्यू अपान R प्लस L का होल स्क्वायर। अब हम लोग देख पा रहे हैं कि क्यू अपान 4πε0 कॉमन मिल गया तो 1 माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर 1/R प्लस L का होल स्क्वायर इक्वल टू क्यू अपान 4πε0। अब ये इधर आ जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर, ये उधर चला जाएगा R माइनस L का होल स्क्वायर अपान R माइनस L का होल स्क्वायर और R प्लस L का होल स्क्वायर इक्वल टू क्यू अपान 4πε0 होल स्क्वायर खोल देंगे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL। यहाँ माइनस लगा तो सारे चिन्ह बदल जाएंगे तो माइनस R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर प्लस का 2RL अपान में A माइनस बी A प्लस बी तो A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। ये प्लस प्लस के और माइनस माइनस के कट गए इक्वल टू 1/4πε0 लिख लिया, क्यों लिख लिया 2RL जुड़ के 4RL हो गया अपान में R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर आ गया। हम लोग लिख देंगे क्योंकि जो R है वो L से बड़ा है इसलिए R स्क्वायर L स्क्वायर से बहुत बड़ा होगा और L स्क्वायर को नगर मार के हम लोग छोड़ देंगे। तो Q इंटू 4RL, L स्क्वायर को छोड़ दिया R स्क्वायर को हमने, L स्क्वायर को सॉरी तो 2 दूनी 4 R की पावर 4 हो गई, एक R से एक R कट गया। अब इसको हम लोग 4L को 2L और इंटू 2 लिख सकते हैं और अपान में R का क्यूब है और चूंकि P बराबर हमारा
Q इंटू 12, जहाँ P वैद्युत ध्रुवक गुण है। तो Q इंटू 12 हमारा P आ गया, ये 2 है, और अपान में R क्यूब। तो इस तरीके से हमारी अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इतने में इसको बार बार रटने का प्रयत्न कीजिए। उसी क्रम में दूसरा प्रूफ है निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो उसमें ये वाला चित्र बनेगा, थ्योरी वैसे ही लिख देंगे कि माना एक वैद्युत ध्रुव AB है जो कि प्लस Q और माइनस Q आवेशों से मिलकर बना है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी 12 है। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर निरक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P है और जहां पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये दिशा E1 के लिए रहेगी और ये वाली दिशा हमारी E2 के लिए और ये वाली हमारी E के लिए रहेगी। तो बिल्कुल वैसे करना है, सेम करना है। प्लस Q आवेश के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 इक्वल टू 1/4πε0 Q अपान प्लस Q से दूरी है, दूरी का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा हमारा। इसी प्रकार आप वहां पेपर में लिखेंगे, पूरा लिखेंगे माइनस Q आवेश के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम यहाँ लिखे दे रहे हैं E2 इक्वल टू, यहाँ भी दूरी वही है, खाली रूट हट जाएगा। अब लिखेंगे इसलिए P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पे जो फार्मूला रहेगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। थोड़ा टाइम की कमी है तो यहाँ पे याद कर लीजिएगा E इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, और यहाँ पे लिख देना सिंस E1 बराबर E2। देखेंगे E1 और E2 का मान आपस में बराबर है, अतः E इक्वल टू जब ये भी E1 हो जाएगा तो हमारा जुड़ के आ जाएगा 2E1 cos थीटा, और चित्रानुसार cos थीटा बराबर आधार बटे कण, आधार L है, कण ये है। तो हम लोग देखेंगे तो E1 की वैल्यू है 1/4πε0 Q बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और cos थीटा की वैल्यू है, ये रूट हटाएंगे तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 1/2 लिख सकते हैं हम लोग। 1/4πε0, ये रहा Q, ये रहा 12, यहाँ पे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, पावर 1 है तो गुणन खाते जोड़ेंगे तो 1/2 मिलके 3/2। वही बात, चूंकि R बड़ा है L से, अतः जो R स्क्वायर होगा वो L स्क्वायर से बहुत ही ज्यादा बड़ा होगा, तो L स्क्वायर को हम लोग छोड़ देंगे। Q इंटू 12 को हम लोग P ले सकते हैं, अभी पिछले प्रूफ में देख चुके हैं। L स्क्वायर छोड़ देंगे तो 2 कट जाएगा, R की पावर 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारी निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी। इसको 2 बार लगा लेंगे, फट से आज ही लगा लेंगे और ये भी हमारा प्रूफ तैयार हो जाएगा। उसके बाद अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर अगर कोई बिंदु है तो उसमें अगर वैद्युत विभव ज्ञात करना है तो बेस थ्योरी वही रहेगी। मानो कोई वैद्युत ध्रुव AB है जो कि प्लस Q और माइनस Q आवेशों से मिलकर बना है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी देख रहे हैं हम लोग 12 है। ध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर अच्छी स्थिति में कोई बिंदु P है जहां पर वैद्युत विभव हमको ज्ञात करना है। ये थ्योरी लिख लेंगे। प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, तो विभव को V से, तो V1 इक्वल टू 1/4πε0 Q बटे, यहाँ पर दूरी का स्क्वायर नहीं होगा। इसी प्रकार अब ये अदिश राशि है क्योंकि, तो V2 बराबर यहाँ माइनस लग जाएगा, माइनस आवेश के कारण। इसकी दूरी देख रहे हैं हम लोग R प्लस L है। बिंदु P पर परिणामी विभव, तो इसका V बराबर फार्मूला होगा V1 और प्लस V2। V1 का मान है V2 की वैल्यू माइनस में थी,
अब देख रहे हैं हम लोग कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये क्यू कॉमन मिल रहा है, तो बचेगा 1/r-l और r प्लस एल। तो एलसीएम आएगा हमारा r-l r प्लस एल। तो ये r प्लस एल इधर आएगा, माइनस के कारण चिन्ह बदल जाएंगे, तो r माइनस का एल प्लस का माइनस r प्लस r कट गया हमारा। तो ऊपर हमारा एल और एल जुड़ के 12 हो गया, नीचे r स्क्वायर और माइनस एल स्क्वायर आ गया। क्योंकि r जो है वो l से बड़ा है, इसलिए जो r स्क्वायर होगा वो एल स्क्वायर से बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, तो एल स्क्वायर को हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे। अब क्यू इंटू 12 हमारा वैद्युत द्विभाग हो जाएगा, एल स्क्वायर को छोड़ दिया तो पान में r स्क्वायर हो गया। ये हमारा अच्छे से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई, सॉरी वैद्युत विभव हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं। उसी में आगे अगला प्रूफ है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम लोग देख रहे हैं कि बिंदु O पर एक आवेश क्यू रखा है, r दूरी पर बिंदु P है जहां पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करनी है, वहां पर एक परीक्षण आवेश Q0 रखा है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है और लगने वाला बल F है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे बिंदु आवेश के कारण बिंदु P पर लगने वाला बल। तो कूलाम का नियम होता है 1/4 पाई Q1। तो Q1 हमारा Q है, Q2 हमारा Q0 है, अपान दूरी r स्क्वायर, इसको इक्वेशन 1 हमने मान लिया। यदि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता P पर कितनी हो, E हो, तो E का जो फार्मूला होता है 1/F/Q0 होता है। अतः F का जो मान है हमारा समीकरण 1 से और अपान में कितना लिखा है Q0, तो Q0 और Q0 कैंसिल हो गया। तो इस प्रकार से तो हमारी वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है 1/4 और Q/r स्क्वायर। आगे फिर से देख लेंगे एक बार कि लगने वाला बल हमारा जो कूलाम के नियम से है 1/4 Q1 माने Q, Q2 माने Q0 और बीच की दूरी r, तो r का स्क्वायर हो गया। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का जो फार्मूला होता है F/Q0 होता है, F का मान उठा के डाल दिया तो Q0 कैंसिल हो गया और हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त हो गई। उसी में अगला प्रूफ है एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण। तो एक ये वैद्युत द्विध्रुव रखा है, इसके इस कोने पर बलयुग्म लग रहा है, जो है कपल लग रहा है बल का जोड़ा, तो उसको घुमा करके वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न कर रहा है, तो हमको बलयुग्म का आघूर्ण निकालना है। तो इसमें थ्योरी लिख लेंगे कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जो कि प्लस Q व माइनस Q आवेशों से मिलकर बना है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी 12 है और इस पर लगने वाला जो बलयुग्म है वो F है और जो इसको घुमाकर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न करता है। तो लिखेंगे चूंकि हम लोग बल आघूर्ण टाउ बराबर सूत्र होता है हमारा बल गुणे लंबवत दूरी। तो बल हमारा है F और लंबवत माने ऊर्ध्वाधर दूरी, तो वो हमारी है 2L sin थीटा। तो चूंकि F का फार्मूला होता है Q इंटू E, तो F की जगह हम लोग लिख देंगे QE और सिंस P बराबर हमारा रहता है Q इंटू 12, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है तो Q और 12 मिलके हमारा P हो जाएगा और बचा हमारे पास क्या E और साइन थीटा। तो इस प्रकार से हमारा एक समान वैद्युत क्षेत्र में बलयुग्म का आघूर्ण आ गया। उसके बाद अगला महत्वपूर्ण प्रूफ है आपका गॉस की प्रमेय। तो गॉस की प्रमेय कहती है कि जो कुल वैद्युत फ्लक्स होता है किसी परपथ से बद्ध वो आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो उसका डेरिवेशन हम लोग देखेंगे, ये वाला फिगर बना लेंगे। तो क्षेत्रफल और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच का कोण कितना थीटा है, बिंदु O से यहाँ तक की दूरी r है और ये घनकोण हमारा d ओमेगा है, आवेश q है। तो अल्पांश छोटा सा खंड ले लिए, इसमें से अल्पांश dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो वैद्युत फ्लक्स का जो सूत्र होता है d phi = E डॉट dA और चूंकि A डॉट B बराबर AB cos थीटा रहता है तो यहाँ पर E डॉट dA इसी सूत्र से E dA cos थीटा हो जाएगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का फार्मूला होता है 1/4 Q/r², तो ये E की वैल्यू उठा के यहाँ पे हमने डाल दी।
और चूंकि डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर को हम लोग कह सकते हैं घनकोण डी ओमेगा, तो यहाँ पर हम लोगों ने डी ओमेगा डाल के समीकरण 1 हमने मान लिया। अब जो संपूर्ण पृष्ठ है हमारा, संपूर्ण पृष्ठ से बाहर की ओर गुजरने वाला अगर विद्युत फ्लक्स जो कुल है नेट निकाला जाएगा, तो इस समीकरण 1 का समाकलन कर देंगे। तो डी फाई की वैल्यू हमने उठा के डाल दी, Q.4 हमने बाहर ले लिया, और चूंकि ये जो डी ओमेगा है समाकलन के साथ इसकी वैल्यू 4 पाई हो जाएगी। 4 पाई से 4 पाई कट गया और हमारी यही गॉस की प्रमेय स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसका 3-4 बार प्रैक्टिस कर लेंगे। उसी में अगला है गॉस के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में पहला है आवेशित लंबे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है गॉस की प्रमेय, उसके दोनों अनुप्रयोग। ये परसों की जो परीक्षा है उसके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये चित्र बना लेंगे। ये जो तार है इसके चारों ओर हम लोगों ने एक जो है काल्पनिक बेलन बना दिया जिसकी लंबाई L है, और ये चित्र बना लिया हम लोगों ने। तो देख रहे हैं E और DA की दिशा सेम है, तो इनके बीच बनने वाला जो कोण है 0 हो जाएगा। तो एक छोटा सा पार्ट ले लिया हमने, क्षेत्रफल I और DA से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डी फाई इक्वल टू E डॉट DA फार्मूला होता ही है, और A डॉट B इक्वल टू AB cos थीटा भी हमने गॉस की प्रमेय में बताया आपको। तो इसको E DA cos थीटा, और थीटा का काम हमारा यहाँ पे 0 है, तो हमने कितना ले लिया 0 डिग्री, और सिंस cos 0 डिग्री इक्वल टू 1, तो E DA बचा, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लिया। गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है वो डी फाई इक्वल टू हमने पूरे का समीकरण 1 का समाकलन कर दिया, तो ये वैल्यू उठा के यहाँ डाल दी, E बाहर ले लिया, समाकलन के निशान और DA यानी कि ये वक्र पृष्ठ कर्व सरफेस की बात कर रहा है, तो वक्र पृष्ठ का सूत्र होगा 2 पाई r RL डाल दिया यहाँ पे, इसको समीकरण 2 मान लिया। गॉस की प्रमेय जो होती है हमारी डी फाई यानी फाई इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है, मगर अगर जो ये जो देखिए घनत्व हमारा लैम्डा है इक्वल टू Q अपॉन L होता है, तो Q की वैल्यू यहाँ से लैम्डा L हो जाएगी, यहाँ पे पुट कर दिया, तो Q की जगह लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया समीकरण 3। तो समीकरण 2 और 3 की हमने तुलना कर दी, यानी ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में बराबर कर दी, L से L कैंसिल आउट हो गया, ये आया हमारा। तो नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लाने के लिए हमने 2 से गुणा और भाग कर दिया, तो ये जो आ गया हमारा, ये आवेशित लंबे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई। गॉस की प्रमेय का जो पहला एप्लीकेशन है, अनुप्रयोग है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और 2 बार महत्वपूर्ण। उसी के बाद गॉस की प्रमेय में जो दूसरा अनुप्रयोग है, अनंत विस्तार की समतल आवेशित चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो एक बेलन टाइप से मान लिया है, इसके चारों ओर चादर है, तो हम लोग देख रहे हैं, तो बेलन के इसमें 2 पृष्ठ हैं, तो बेलन के दोनों पृष्ठों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जो है, इसमें ये सूत्र रहेगा फाई इक्वल टू समाकलन का निशान क्षेत्रफल के अनुदिश E DA और E DA। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि E और DA की दिशा समान है, तो समांतर है चूंकि, तो बनने वाला कोण 0 हो गया, तो E DA cos 0 रख दिया। यहाँ पे लिख देंगे A डॉट B इक्वल टू होता है AB cos थीटा, वही फार्मूला लगा दिया यहाँ पे। तो E DA और E DA बचेगा, तो यहाँ पे समाकलन निशान हट जाएगा, तो EA हो जाएगा EA, और जुड़ करके फाई E इक्वल टू हमारा 2EA आ जाएगा। गॉस की प्रमेय जो हमारी होती है, तो फाई इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यदि आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा हो तो सिग्मा का फार्मूला Q अपॉन A, तो Q बराबर सिग्मा इंटू A हो जाएगा, तो Q की वैल्यू डाल दी सिग्मा A। समीकरण 1 व 2 की हमने तुलना कर दी, तो 2EA इक्वल टू हमारा सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया, A से कैंसिल हो गया, इस प्रकार से हमारी E की वैल्यू आ गई। तो ये गॉस की प्रमेय का दूसरा अनुप्रयोग है, इसकी भी जो 2-4 बार प्रैक्टिस कर लेंगे। तो इस तरीके से गॉस की प्रमेय और उसके दोनों अनुप्रयोग, इनमें से एक क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आगामी जो होने वाली परीक्षा है आने की पूरी संभावना है, तो इनकी बार बार क्या कर लें, अभ्यास कर लें इनको लगाने का। उसके बाद जो है बच्चों, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक हमको प्राप्त करना है, तो इसमें थ्योरी ज्यादा जो चित्र लिखेंगे बस उसी को देख करके थ्योरी लिख दी जाएगी, क्योंकि समय कम है, चित्र बहुत अच्छा नहीं बन पाया, आप बनाने का प्रयत्न कीजिएगा। तो माना धातु की 2 प्लेटें X और Y हैं, इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल d है। प्लेट X को प्लस Q आवेश दिया जाता है, तो प्रेरण के कारण प्लेट Y पर माइनस Q आवेश उत्पन्न हो जाता है, और प्लेट Y को हम लोग पृथ्वी से संबंधित कर देते हैं। फिर से देख लेंगे एक बार कि माना धातु की 2 प्लेटें X और Y हैं, इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल d है। पहली प्लेट पर प्लस Q आवेश देने पर प्रेरण के कारण दूसरी प्लेट पर माइनस Q आवेश उत्पन्न हो जाता है, और दूसरी प्लेट को हम लोग पृथ्वी से संबंधित कर देते हैं। देखेंगे हम लोग, तो धारिता हमको C निकालनी है, तो चूंकि दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E इक्वल टू फार्मूला होगा हमारा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, जहां पर सिग्मा हमारा आवेश का पृष्ठ घनत्व है, और चूंकि अभी हम लोग गॉस की प्रमेय में पढ़ चुके हैं कि सिग्मा इक्वल टू होता है Q अपान A,
तो E इक्वल टू सिग्मा की जगह पर हम लोग Q अपान A डाल देंगे और साथ में एप्सिलॉन नॉट। यदि वैद्युत विभवांतर V हो तो V इक्वल टू जो फार्मूला होता है वो होता है E इंटू बीच की दूरी तो D है हमारी, तो E का जो वैल्यू है वो Q अपान एप्सिलॉन नॉट A है और साथ में D आ गया, इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। यदि धारिता कितनी हो हमारी C हो तो C का फार्मूला क्या रहता है Q अपान V, Q लिखा रहेगा, V की वैल्यू पुट कर देंगे, V की वैल्यू क्या है हमारी QD अपान एप्सिलॉन नॉट A, तो Q से Q कैंसिल हो गया और हमारा आ गया एप्सिलॉन नॉट A अपान D। तो ये हमारी समांतर प्लेट संधारित्र के बीच की धारिता का व्यंजक आ गया। इसको लगाने का प्रयास कीजिएगा, 2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके माइंड में जो है ये बस जाएगा और आपका तैयार हो जाएगा। उसमें अगला है कि प्लेटें तो दोनों समांतर रहेंगी, बीच में मगर एक परावैद्युत पट्टी रख दी जाए जिसकी मोटाई कितनी हो T। तो अगर पट्टी नहीं थी, अगर ये पट्टी ना रखें तो वायु कितनी दूरी में थे, तो वायु जो थी हमारी D दूरी में थी। और अगर हमने T मोटाई की पट्टी रख दिया तो T दूरी से वायु हट गई, तो जो परावैद्युत आ गया हमारा कितनी दूरी में आ गया, सॉरी वायु हमारी बची D माइनस टी, क्योंकि T दूरी से वायु हमारी हट गई और जो परावैद्युत पट्टी है वो कितनी दूरी में है, T दूरी में। तो इसका मतलब D माइनस टी दूरी में वायु है और T दूरी में हमारा परावैद्युत पदार्थ रखा हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं कि प्लेटों के बीच कहाँ पर वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो 2 बार निकालना पड़ेगा, तो E1 मान लेंगे। फार्मूला वही रहेगा क्या, सिग्मा अपान वाला, तो सिग्मा की वैल्यू चूंकि Q अपान है तो डायरेक्ट रख सकते हैं Q अपान एप्सिलॉन नॉट A, क्योंकि यहाँ पर वायु है तो वायु के लिए K का मान 1 हो जाता है, तथा परावैद्युत माध्यम के लिए जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 होगी वो Q अपान केवल इसमें K लग जाएगा और एप्सिलॉन नॉट A। प्लेटों के बीच कुल विभवांतर, तो V इक्वल टू फार्मूला हमारा E इंटू डी होता है, मगर यहाँ पर 2 हैं तो E1 लेंगे वायु के लिए, तो वायु के लिए दूरी हमारी रहेगी D माइनस टी और प्लस E2 लेंगे परावैद्युत के लिए तो दूरी हमारी रहेगी T। तो V इक्वल टू E1 और E2 की वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे। E2 की वैल्यू है Q अपान K एप्सिलॉन नॉट A इंटू T। तो V इक्वल टू हम लोग देख रहे हैं कि Q अपान एप्सिलॉन नॉट A कॉमन मिल गया, तो बचेगा D माइनस टी और प्लस T अपान K। अब लिखेंगे यदि धारिता कितनी हो C हो तो C का फार्मूला रहता है Q अपान V, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे इसको, और क्या करेंगे हम लोग V की वैल्यू पुट कर देंगे। तो V की वैल्यू क्या थी हमारी Q अपान एप्सिलॉन नॉट A D माइनस टी और प्लस T अपान K। तो Q से Q कैंसिल हो गया, एप्सिलॉन नॉट A ऊपर चला गया, तो D माइनस टी और प्लस T अपान K। तो इस तरीके से देखा हमने कि समांतर पट संधारित्र यानी बीच में अगर जो परावैद्युत पट्टी रखी हो तो उसकी धारिता हम लोग निकाल सकते हैं। जितने प्रूफ आपको आज बताए जा रहे हैं इनको आज ही रात को थोड़ा तैयार कर लेंगे और मॉर्निंग में इनको 2 घंटा लिखने का अभ्यास करेंगे। उसी के बाद बच्चों एक प्रूफ आता है बायो सेवर्ट का नियम। तो बायो सेवर्ट का नियम आपको लिखने का आएगा कि इसका सूत्र जो है प्रतिपादित कीजिए। तो इसमें हम लोग ये वाला चित्र बना लेंगे, थ्योरी तो देख के ही लिख लेंगे कि माना एक धारावाही चालकता रेबी है जिसमें I एम्पियर की धारा बह रही है। इसके एक छोटे से खंड डेल्टा L के मध्य बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। लिख देंगे बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निम्न बातों पर निर्भर करती है। किन बातों पर, जो
तीव्रता है डेल्टा बी, वो बहने वाली धारा के अनुपाती होगा डेल्टा बी। ये जो अवयव खंड है डेल्टा एल, इसकी लंबाई के अनुपाती होगा डेल्टा बी। कोण की ज्या के अनुपाती होगा डेल्टा बी। दूरी के बिंदु ओ से जो दूरी है उसके वर्ग के वृत्त को अनुपाती होगा। क्या करेंगे, चारों समीकरणों को मिलाने पर तो ऊपर आई डेल्टा एल साइन थीटा आ जाएगा और अपान में आर स्क्वायर। जब ये हटाएंगे तो कांस्टेंट लगाएंगे म्यू 0/4 आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर, जहां पर म्यू 0/4 लिख देंगे हम लोग, जो है नियतांक है। और ये हमारा बायो-सेवर्ट का नियम आ गया। उसके बाद बायो-सेवर्ट के नियम की सहायता से वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के केंद्र पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त करनी है। चित्र जो है समय कम होने की वजह से आज जो है ऐसे ही बनाया जा रहा है टेम्परेरी। आप जो है कायदे से चित्र बना के जो है अभ्यास कीजिएगा। तो देखते हैं हम लोग कि एक वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली है जिसमें आई एम्पीयर की धारा बह रही है। इस कुंडली की त्रिज्या ए है और इसके केंद्र ओ पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी हमको फाइंड करनी है। तो इस पूरी कुंडली की परिधि को हमने छोटे छोटे खंडों में विभाजित कर लिया। एक खंड जिसकी लंबाई डेल्टा एल है, पहले एक खंड के कारण निकालेंगे, फिर पूरी परिधि के कारण जो है केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हम लोग निकाल लेंगे। तो क्या लिखेंगे, डेल्टा एल के कारण ओ पर चुंबकीय क्षेत्र, वो ब्रैकेट में लिख लेंगे किसके नियम से, बायो-सेवर्ट के नियम से। तो डेल्टा बी बायो-सेवर्ट का नियम क्या बोलता है कि आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। तो यहाँ पे रेडियस है हमारी ए स्क्वायर, और चूंकि थीटा हमको साफ साफ दिख रहा है कितना 90 डिग्री, तो इसलिए साइन 90 वैल्यू 1 हो गई। तो डेल्टा बी बराबर हमारा आ गया आई डेल्टा एल अपान ए स्क्वायर। समीकरण नंबर जिसको 1 मान लिया। अब लिखेंगे, अतः पूरी परिधि के कारण केंद्र ओ पर चुंबकीय क्षेत्र। तो B इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, पूरी परिधि को जोड़ देंगे तो सिग्मा कर देंगे, सिग्मा डेल्टा B। तो सिग्मा में डेल्टा B की वैल्यू फाइंड कर देंगे तो आई डेल्टा एल अपान ए स्क्वायर। तो देखेंगे हम लोग आई अपान ए स्क्वायर बाहर ले लेंगे तो सिग्मा डेल्टा एल, और चूंकि सिग्मा डेल्टा एल मतलब पूरी परिधि, तो पूरी परिधि का मान 2 पाई आर होता है। यहाँ पे त्रिज्या ए है तो B इक्वल टू आई अपान ए स्क्वायर, और सिग्मा डेल्टा एल की जगह हम लोग 2 पाई ए डाल देंगे। तो यहाँ पे जो बायो-सेवर्ट का नियम था, हम लोगों ने एक चीज भूल गए थे, हम लोग म्यू 0/4 रखना। तो यहाँ पे लिख देंगे डेल्टा बी इक्वल टू, यहाँ पे जोड़ देंगे कोई दिक्कत नहीं, म्यू 0/4। तो यहाँ भी लिख देंगे म्यू 0/4, म्यू 0 में साथ में क्या रहेगा 4 रहेगा। तो यहाँ भी म्यू 0 आई तो रहेगा म्यू 0/4 और आई अपान ए स्क्वायर। बी इक्वल टू आया हमारा, तो यहाँ पे जो है 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, पाई से पाई कट जाएगा, 1 ए से ए कट जाएगा। तो बी बराबर हमारा आ गया म्यू 0 आई अपान 2a। फिर से देख लेंगे इस बात को। तो छोटे से खंड जो डेल्टा एल है उसके कारण केंद्र पर निकाल लेंगे बायो-सेवर्ट के नियम से। थीटा 90 तो साइन 90 का 1 हो गया, तो म्यू 0/4 आई डेल्टा एल अपान ए स्क्वायर आ गया हमारा। पूरी परिधि के लिए सिग्मा डेल्टा बी कर दिया, जो कि वैल्यू उठा के यहाँ पे डाल दी। तो म्यू 0 आई अपान 4 पाई स्क्वायर बाहर ले लिया, अंदर डेल्टा एल सिग्मा। तो सिग्मा डेल्टा एल की वैल्यू 2 पाई है, जो कि हमने डाल दिया है। पाई से पाई कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल, और ए से 1 ए कैंसिल। तो ये हमारा वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर जो हमारे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आ गई। महत्वपूर्ण प्रूफ है, इसको अवश्य लगा लेंगे। उसके बाद अगला है वी ट्यूशन सेतु का सिद्धांत आएगा, जो कि आप याद कर लीजिएगा। उसमें वी ट्यूशन सेतु में जो है संतुलन की स्थिति आपको बताना होगा। तो 4 प्रतिरोध पी क्यू आर एस को हम लोगों ने जो है श्रेणी क्रम में जोड़ दिया है। बीच में धारा मापी लगा हुआ है, ये प्लग कुंजी K2 है, प्लग कुंजी K1 है। बड़ा सिरे को प्लस कहते हैं, ये माइनस एसएल का काम कर रहा है। धारा आई प्रवाहित हो रही है। तो जब धारा आई बिंदु ए पे पहुंचेगी, 2 जगह विभाजित होगी, यहाँ पे I1 और इधर की ओर I2। और जब धारा मापी में कोई विक्षेप नहीं होगा, तो इसका मतलब इसमें कोई धारा नहीं बह रही है। तो इसमें भी I1 और इसमें भी I1, इसमें I2 और इसमें भी I2 रहेगी। तो इसमें किरचॉफ का जो दूसरा नियम है उसके अकॉर्डिंग हम लोग संतुलन की स्थिति लगाएंगे। तो 2 बंद पास हैं, 2 क्लोज सर्किट हैं। तो लिखेंगे बंद पास ए डी
बी ए में ब्रैकेट में लिख देंगे किरचॉफ के अनुसार। तो किरचॉफ कहते थे प्रतिरोध और धारा का जो गुणनफल होता है इनका बीजगणितीय योग, उसमें उसके विद्युत वाहक बल की बीजगणितीय योग के बराबर होता है उसमें सेल में। तो धारा है हमारी I1, इस पास के लिए ले रहे हैं, प्रतिरोध है P1 और इसकी दिशा नीचे की ओर है तो माइनस लगा देंगे। I2 इंटू प्रतिरोध है R, जब कोई धारा नहीं बह रही तो बराबर में शून्य रहेगा, तो या I1P इक्वल टू हमारा I2R और समीकरण नंबर 1 हो गया। पुनः बंद पास। अब हम लोग DCBD में ले लेंगे, DCBD में, इसमें भी किरचॉफ का नियम रहेगा। तो I1 के साथ हमारा देख रहे हैं हम लोग Q है, I1 के साथ Q है और इसकी दिशा ऊपर की उधर की ओर है, विपरीत है, तो I2 इंटू S हो जाएगा माइनस में, और कोई धारा नहीं तो 0, तो I1Q बराबर I2S और इसको समीकरण नंबर हमने 2 मान लिया और लिख देंगे समीकरण 1 को 2 से भाग करने पर, तो I1P बराबर I2R और बटे में रहेगा हमारा I1Q और I2S। I2 से I2 कैंसिल, I1 से I1 कैंसिल, तो P अपान Q बराबर R अपान S। तो ये हमारे व्हीट स्टोन की जो संतुलन की स्थिति है वो आ गई। लॉन्ग के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है, इसको अवश्य याद कर लें और व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत भी देख लें। उसके अलावा कुछ ये अन्य महत्वपूर्ण जो है शुरुआत के ही जो लेसन के आपको प्रूफ आज बताए गए हैं उन्हीं से कुछ काट छाट करके जो है अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न बताए गए हैं कि वो डेरिवेशन के अलावा ये प्रूफ जो है आप आज अवश्य याद कर लीजिए। तो इतने वो प्रूफ जो बताए गए आज, वो प्रूफ के साथ साथ अगर ये प्रश्न आप तैयार कर लेंगे तो 70 नंबर के पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा इन्हीं से पूछा जाएगा। इसके अलावा अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो जो है आगे के जो अन्य इंपॉर्टेंट प्रश्न रह गए हैं, छूट गए हैं, वो भी आपको डेरिवेशन करा दिया जाएगा। तो जितना बता दिया गया इस वीडियो में, इसको देखिए, याद करिए, बार बार लिखने का प्रयास कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, शेयर भी कीजिए। तो आगे की वीडियो जो हमारा जो हौसला बढ़ेगा उससे हम आगे के अच्छे से अच्छे जो है प्रश्न डालने का प्रयास करेंगे। परसों जो है पेपर है आपका, तो उससे पहले ही आज रात और कल सुबह जो है हम आपका आगे के वीडियो डालने का प्रयास करेंगे।